नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन जजमेंट यानी मानवीय निर्णय। आज हम जिस पर बात कर रहे हैं वो इसी नाम की एक किताब से लिया गया है और ये किताब हमें ये समझने में मदद करती है कि आखिर हम कला, साहित्य और बड़े बड़े विचारों की इस कॉम्प्लेक्स दुनिया से कैसे जुड़ते हैं। कभी सोचा है कि जब हम कोई आर्ट देखते हैं या कोई नया आइडिया सुनते हैं तो दिमाग में क्या चलता है? क्या बस इतना ही होता है कि अरे वाह ये तो पसंद आया, या नहीं ये कुछ जमा नहीं, या फिर कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है? अच्छा, इसको समझने के लिए ना हैमलेट का एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखिए, हम हैमलेट को बस अच्छा या बुरा बोलकर किनारे नहीं कर सकते, है ना। उसकी जो कन्फ्यूजन है, उसकी जो मुश्किलें हैं, वो हमें भी सोचने पर मजबूर कर देती हैं। हम उसे कोई रेटिंग नहीं देते, हम उसके साथ एक तरह से उलझते हैं। और बस यही यही तो है ह्यूमन जजमेंट का असली मतलब। तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। आज के इस सफर में हम 4 मेन बातों पर ध्यान देंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ये ह्यूमन जजमेंट आखिर है क्या चीज। फिर हम उस छिपे हुए इंजन को देखेंगे जो हर चीज को मीनिंग देता है। इसके बाद हम जानेंगे कि जजमेंट का गोल सिर्फ अपनी राय देना नहीं बल्कि चीजों को सही से समझना है। और आखिर में हम देखेंगे कि ये पूरी प्रोसेस, हमारी पूरी जिंदगी हमारे साथ कैसे बदलती रहती है। तो हमारा पहला स्टॉप, ह्यूमन जजमेंट आखिर है क्या। सीधी सी बात है, ये वो काबिलियत है जो हमें उन सवालों और सिचुएशंस को समझने में मदद करती है जिनका कोई सिंपल सीधा साधा जवाब नहीं होता। जैसा कि रूजवेल्ट मोंटास ने कहा है, हम सिर्फ फैक्ट्स की दुनिया में नहीं जीते, बल्कि हम तो मीनिंग्स यानी अर्थों के एक जाल में जीते हैं। हम हर वक्त चीज़ों को इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, उनके बीच कनेक्शन बना रहे होते हैं, और बस यहीं से ह्यूमन जजमेंट का रोल शुरू होता है। इसे और अच्छे से समझने के लिए अरस्तू के 2 तरह के ज्ञान के बीच का फर्क देखते हैं। एक तरफ है एपिस्टेम, मतलब साइंटिफिक नॉलेज जो फैक्ट्स पर चलती है, जैसे 2 और 2 4 होते हैं, ये एपिस्टेम है, सिंपल। और दूसरी तरफ है फ्रोनेसिस, मतलब प्रैक्टिकल विजडम। अब सोचिए, जब किसी दोस्त को कोई सलाह देनी हो, वहां सिर्फ फैक्ट्स काम नहीं आते, राइट। उसकी फीलिंग्स, उसके हालात और उसके लिए सबसे अच्छा क्या होगा, इन सब पर सोचना पड़ता है। यही फ्रोनेसिस है। अरस्तु के हिसाब से फ्रोनेसिस का मतलब सिर्फ जानना नहीं है, बल्कि सही टाइम पर सही एक्शन लेना है। ये वो समझ है, वो विवेक है जो हमें मुश्किल सिचुएशंस में ये तय करने में मदद करता है कि नैतिक रूप से क्या सही है और क्या अच्छा। ये नॉलेज का एक एक्टिव फॉर्म है। ये बात तो सुकरात ने बहुत पहले ही समझ ली थी। लोग नंबर्स या वजन जैसी चीजों पर नहीं लड़ते। क्यों? क्योंकि उन्हें तो नापा जा सकता है ना। असली झगड़े, असली बहस तो तब शुरू होती है जब बात आती है न्याय, अन्याय, सुंदरता या अच्छाई बुराई की। मतलब वो चीजें जिन्हें आप नाप तो नहीं सकते, लेकिन जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। चलिए अब अपने दूसरे हिस्से पर चलते हैं। अगर जजमेंट मीनिंग की दुनिया में काम करता है तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये मीनिंग, ये अर्थ आता कहाँ से है, इसका सोर्स क्या है। इसके लिए फिलोसोफर अकील बिलग्रामी का एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। वो कहते हैं कि कोई भी साफ साफ दिखने वाली चीज, जैसे कोई शब्द या कोई निशान, जिसे वो फोरग्राउंड कहते हैं, उसका असली मीनिंग एक बैकग्राउंड से आता है। और ये बैकग्राउंड क्या है? ये हमारी शेड अंडरस्टैंडिंग है, वो सारे अनकहे नियम और ज्ञान का खजाना है जो हम अपने समाज से सीखते हैं। तो इस बैकग्राउंड में आखिर है क्या? इसमें है हमारी सोशल मेमोरीज, हमारे कल्चरल तौर तरीके, हमारे कलेक्टिव एक्सपीरियंसेस और वो चीज़ें जिनसे हम सब जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। जैसे सोचिए, हम सड़क पर तीर के निशान को एक डायरेक्शन की तरह क्यों समझते हैं? क्योंकि हमारे कलेक्टिव बैकग्राउंड में तीर के उड़ने की एक याद है। ये बात कहीं लिखी नहीं हुई है, ये बस हमारी शेयर्ड समझ का हिस्सा है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि मीनिंग का असली सोर्स वो छिपा हुआ शेयर्ड बैकग्राउंड है जो हमें दिखाई नहीं देता। और जो साइन, शब्द और आर्ट हम देखते हैं वो तो बस फोरग्राउंड है, मतलब वो जगह जहां ये मीनिंग सामने आता है। अब आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पर, जजमेंट का आखिर गोल क्या है। क्या इसका मकसद सिर्फ इतना कहना है कि हाँ ये मुझे पसंद आया, या फिर इसका कोई बड़ा मकसद है? देखिए, गोल सिर्फ अपनी ओपिनियन देना नहीं है, बल्कि किसी भी चीज का एक एप्ट एक्सपीरियंस लेना है। मतलब उस चीज को इस तरह से एक्सपीरियंस करना कि उसकी असली वैल्यू और मीनिंग हमारे सामने खुद ब खुद आ जाएं। जैसे मान लीजिए कोई बहुत ही उदास गंभीर गाना है
और उस पर कोई खुशी से नाचने लगे, तो वो एक एप्ट एक्सपीरियंस नहीं होगा, है ना? जैसा अकील बिलग्रामी कहते हैं, किसी आर्टवर्क की वैल्यू कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम ऊपर से उस पर डाल देते हैं, बल्कि वो तो एक सही, एक एप्ट एक्सपीरियंस के जरिए खुद ही सामने आती है, और उसे सही समझने का मतलब भी यही है। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर। जजमेंट कोई एक बार का इवेंट नहीं है, ये तो पूरी जिंदगी चलने वाला एक प्रोसेस है। हमारी समझ टाइम के साथ साथ बदलती है और गहरी होती जाती है। इस थॉट एक्सपेरिमेंट के बारे में सोचिए। एक जवान रशियन रईस है जो अपनी सोशलिस्ट आइडियल्स की वजह से अपनी सारी प्रॉपर्टी दान कर देता है। उसे डर है कि उम्र के साथ वो बदल जाएगा, उसके ये आइडियल्स फीके पड़ जाएंगे। तो वो अपनी पत्नी से वादा लेता है कि भविष्य में वो उसे अपना ये फैसला कभी भी बदलने ना दे। अब ये कहानी क्या दिखाती है? यही कि अपनी वैल्यूज़ को टाइम में फ्रीज करने की कोशिश कितनी नादानी भरी हो सकती है, क्योंकि हम तो लगातार सीखते हैं और बदलते रहते हैं। हमारी समझ हमारी लाइफ के एक्सपीरियंसेस के साथ साथ इवॉल्व होती है। सोचिए, एक किताब जो 15 साल की उम्र में बोरिंग लगती है, वही किताब 30 की उम्र में शायद बहुत गहरी लगे, और 60 की उम्र में हम उसे एक बिल्कुल ही नए नज़रिए से देख सकते हैं। हमारी जजमेंट भी हमारे साथ साथ मैच्योर होती है। तो आखिर में हम इस पॉइंट पर आते हैं कि ह्यूमन जजमेंट का मकसद किसी चीज़ पर कोई फाइनल फैसला सुनाना है ही नहीं। इसका असली गोल है खुद को बदलना, खुद का ट्रांसफॉर्मेशन। जब हम हैमलेट की मुश्किलों से या किसी महान आर्ट की खूबसूरती से गहराई से जुड़ते हैं, तो हम सिर्फ उसे जज नहीं कर रहे होते, हम खुद को बदल रहे होते हैं, हम खुद को ग्रो कर रहे होते हैं। कवि रिल्के की एक लाइन है जो इस बात को बहुत खूबसूरती से कहती है, तुम्हें अपना जीवन बदलना होगा। जब हम किसी महान आर्टवर्क का सामना करते हैं ना, तो वो हमसे एक जवाब मांगता है, वो हमें चैलेंज करता है। और यही ह्यूमन जजमेंट की सबसे बड़ी ताकत है, हमें बदलने की ताकत। तो अगली बार जब कोई आर्ट या कोई आइडिया सामने आए, तो ये सवाल ज़रूर उठेगा, ये मुझसे क्या करने को कह रहा है?